30 मार्च 2020 को अमेरिकी राज्य ओहायो के एकरोन शहर में ब्रेंडा पोवेल नाम की एक 50 वर्षीय महिला अपनी बेटी के कॉलेज के अधिकारियों से फ़ोन पर बात कर रही थी। वो एक ऐसा राज जान चुकी थी जो शायद उसे नहीं जानना चाहिए था। लेकिन ठीक उसी समय किसी ने उस महिला पर हमला कर दिया और उसकी गर्दन में 30 बार चाकू से वार किया। फ़ोन अभी भी चालू था, जिससे कॉलेज के अधिकारी घबरा गए। लेकिन तभी किसी ने फ़ोन ले लिया और उनसे बात की और कहा कि वो ब्रेंडा ही बात कर रही है। लेकिन कॉलेज के अधिकारियों को ये आवाज़ जानी पहचानी लग रही थी। जिसके बाद ब्रेंडा को तुरंत अस्पताल ले जाया गया, लेकिन उसने रास्ते में ही दम तोड़ दिया। ब्रेंडा कौन थी? कॉलेज वालों ने उसे ऐसा कौन सा राज बता दिया जिससे उसकी इतनी भयानक हत्या कर दी गई? और उसकी इतनी भयानक हत्या के पीछे किसका हाथ हो सकता है? पूरी कहानी जानने के लिए वीडियो को आखिर तक देखें। लेकिन कहानी पर आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही हमारे अगले वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। सिडनी पोवेल की जीवन कहानी सफल लग रही थी। वो अपने पेरेंट्स ब्रेंडा और स्टीवन और अपने एक भाई एंड्रयू के साथ एकरोन शहर में रहती थी और सेंट विसेंट मेरी हाई स्कूल में शिक्षा और खेल में फली फूली। उसने फुटबॉल और लेक्रोस खेला। वो अपनी टीम की कैप्टन थी। उसने स्टूडेंट लीडरशिप में स्थान हासिल किया और इम्प्रेसिव 3.8 जीपीए के साथ अपना हाई स्कूल कंप्लीट किया। सिडनी का अच्छा हाई स्कूल करियर उसकी रुचियों की डाइवर्सिटी को दर्शाता है। उसने अपने स्कूल की लीडरशिप में भाग लिया, जिससे सिडनी को अलग अलग क्षेत्रों में अपने कई क्लासमेट को जानने का मौका मिला और वो फेमस होने लगी। लेकिन फिर भी सिडनी विनम्र बनी रही। वो एक शर्मीली प्यारी लड़की के रूप में जानी जाती थी, जो कड़ी मेहनत करती थी और अपनी पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित करती थी। हालांकि सिडनी अपने खुद के काम के बारे में लक्ष्य उन्मुख थी, फिर भी उसने करीबी पारिवारिक रिश्तों के लिए समय निकाला। उसने अपनी माँ ब्रेंडा पोवेल के साथ एक मजबूत बंधन साझा किया। दोनों को सिडनी के बड़े सपनों या रोज़मर्रा की छोटी छोटी बातों के बारे में घंटों बातचीत में डूबे रहना पसंद था। परिवार एक दूसरे का बहुत समर्थन करता था, क्योंकि ब्रेंडा परिवार की हर खुशी का जश्न एक साथ मनाना पसंद करती थी, चाहे वो कितनी भी छोटी बात क्यों न हो। उनके परिवार में शैक्षणिक महत्वाकांक्षाएं कभी भी माँ बेटी की घनिष्ठता पर हावी नहीं हुई। इसके साथ ही सिडनी ने ब्रेंडा के दृढ़ भावनात्मक समर्थन के साथ टीनएज में प्रवेश किया। जब उसके कॉलेज का समय आया तो परिवार ने सिडनी के लिए अपने एकरोन ओहायो में स्थित घर से केवल 1 घंटे की दूरी पर मौजूद माउंट यूनियन यूनिवर्सिटी को चुना। उसके कॉलेज का घर के पास होने से उसे कभी भी अपने घर जाने की आज़ादी मिली। वो अपने परिवार से मिलने के लिए काफ़ी करीब रहती थी। सिडनी पढ़ाई में काफ़ी अच्छी थी और हमेशा से ही उसको एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स मिलते थे। इसी के साथ कॉलेज में उसे अच्छे ग्रेड के साथ एक स्कॉलरशिप भी मिली, जिससे उसके पेरेंट्स का फाइनेंशियल लोड कम हो गया। लेकिन कुछ समय बाद सिडनी ने अपने नए साल के कुछ ही महीनों में अपने दोस्तों को बताया कि उसे कुछ समय से पढ़ाई में कुछ इश्यूज हो रहे हैं। सिडनी ने अधिक सोना और कक्षाएं छोड़ना शुरू कर दिया। वो अपनी सामान्य एजुकेशनल ज़रूरतों को लेकर चिंतित हो गई थी। उसे पता नहीं था कि करियर की सटीक दिशा क्या होगी। सिडनी ने टॉप ग्रेड बनाए रखने के लिए खुद पर भारी दबाव डाला, जैसा कि वो हमेशा पहले करती थी। खुद में तनाव महसूस करने के बारे में दोस्तों से संक्षेप में बात करने के बावजूद सिडनी ने अपने मुद्दों को पर्सनल ही रखा। भले ही उसका जीपीए फर्स्ट ईयर में गिर गया, लेकिन उसका सेकेंड ईयर उसके लिए और भी बुरी मुसीबतें लेकर आया। 2019 में सिडनी 3 सब्जेक्ट में फेल हो गई और उसे बताया गया कि उसे खराब स्टूडेंट होने के लिए कॉलेज से निकाल दिया गया है। अपने जीवन में सिडनी ने कड़ी मेहनत की और उसे हमेशा सफलता मिली, लेकिन कॉलेज में आने के बाद सिडनी को अब अपनी पहली सच्ची विफलता का सामना करना पड़ा। यह सिडनी की लाइफ का सबसे खराब समय था, लेकिन जो कुछ भी हुआ उसे स्वीकार करने और अपने परिवार से मदद मांगने के बजाय सिडनी शर्म और डर से उभर गई। उसने अपने सस्पेंशन को छिपाने और कुछ भी गलत नहीं होने का दिखावा करने का दुर्भाग्यपूर्ण विकल्प चुना। जब किसी भी स्टूडेंट को माउंट यूनियन से सस्पेंड कर दिया जाता है तो वो कॉलेज परिसर के आवास में नहीं रह सकते हैं और क्लासरूम में भाग नहीं ले सकते हैं। हालांकि अपने हॉस्टल के कमरे को पैक करने के बाद सिडनी अपने घर चली गई, लेकिन कुछ दिनों बाद वो वापस अपने हॉस्टल लौट आई। उसने सभी को ऐसा दिखाया जैसे कि वो पास हो गई है और ये सिर्फ उसके लिए एक और नया सत्र है। सिडनी ने सभी से झूठ बोला कि वो अभी भी सक्रिय रूप से कॉलेज में नामांकित है। उसकी रूममेट लोरेन, घर पर दोस्त, प्रोफेसर और सलाहकार और यहाँ तक कि उसका परिवार जो उसकी ट्यूशन का भुगतान कर रहा था,
सिडनी उन सभी लोगों को अपनी फेल होने और सस्पेंशन के बारे में पता चलने की संभावना से डरी हुई थी। वो एक सफल परिवार से आती थी जो शिक्षा को महत्व देता था, इसलिए सिडनी को चिंता थी कि उसने बुद्धिमान, उच्च उपलब्धि हासिल करने वाली बेटी के रूप में अपनी इमेज को बर्बाद कर दिया है, जिस पर उसके परिवार को गर्व था। सच्चाई का सामना करने में असमर्थ सिडनी ने इस बात को दुनिया से छिपाने का फैसला किया। कई महीनों तक वो दोहरा जीवन जीती रही, जैसे कि सब कुछ सामान्य हो और वो अभी भी माउंट यूनियन की एक स्टूडेंट हो। जब सिडनी को कई दिनों के लिए कैंपस छोड़ना पड़ा तो उसने अपने ट्रैक को छुपाने के लिए अपने परिवार से झूठ बोला। उसने दावा किया कि जनवरी में फैली कोरोना वायरस महामारी के कारण घर से ऑनलाइन क्लासेस चल रही है, और अपने दोस्तों से सिडनी ने जोर देकर कहा कि उसकी तबीयत ठीक नहीं होने के कारण वो कॉलेज से छुट्टी पर थी। उसने कई बहाने बनाए ताकि कोई भी हॉस्टल में प्रवेश वर्जित एक अनामांकित स्टूडेंट के रूप में उसके धोखे या वास्तविक स्थिति को उजागर न कर सके। धोखे का जाल सिडनी के मुखौटे को बनाए रखने के लिए बढ़ता रहा। 2 महीनों तक सिडनी अपने सस्पेंशन और कैंपस आवास से इजेक्शन के बारे में एक्सपोज होने से बचने में कामयाब रही, लेकिन इस चाल को कायम रखना उसके लिए कठिन होता गया क्योंकि सिडनी अब एक अनामांकित स्टूडेंट के रूप में हॉस्टल में नहीं रह सकती थी। इसलिए वो अपने रहने के लिए अब एक पास के होटल में चली गई ताकि वो अपने दोस्तों से मिलने के लिए परिसर में जा सके। सिडनी चाहती थी कि उसके क्लासमेट उसके इस झूठ पर विश्वास करें कि वो अभी भी सक्रिय रूप से माउंट यूनियन की एक स्टूडेंट है। सबसे गंभीर बात यह थी कि होटल में रहने से सिडनी को अपने माता पिता से ये छिपाने की इजाज़त मिल गई कि वो अब कॉलेज में नामांकित नहीं है और हॉस्टल में नहीं रह रही है। उसकी होटल में रहने की इस रणनीति ने सिडनी की पर्सनल सेविंग्स को जल्द ही खत्म कर दिया। मार्च तक कॉलेज और ट्यूशन भुगतान के साथ गंभीर फाइनेंशियल रियलिटी का सामना करते हुए सिडनी को आखिरकार एहसास हुआ कि अब इस दिखावे को बनाए रखना टिकाऊ नहीं है, जिसके बाद वो एक्रोन में अपने माता पिता के घर वापस चली गई, इस उम्मीद में कि उन्हें सच्चाई का पता नहीं चलेगा। दुर्भाग्य से घर के आसपास उसकी लगातार अस्पष्ट उपस्थिति और उसके अजीब बिहेवियर ने जल्द ही सवाल खड़े कर दिए। सिडनी के माता पिता स्टीव और ब्रेंडा ये देखकर हैरान थे कि वो अपनी बेटी को रसोई में लापरवाही से नाश्ता करते और उसके बेडरूम में उसकी ऑनलाइन क्लासेस में व्यस्त होने के बजाय कहीं अधिक घर से बाहर टहलते हुए देखते थे। तनाव तेजी से बढ़ता गया, जिसके बाद 3 मार्च 2020 को आखिरकार सिडनी के झूठ के जाल का हिसाब आ गया। जब उसके पिता स्टीव सिडनी के कॉलेज और ट्यूशन से संबंधित पेमेंट की कॉलेज की वेबसाइट पर ऑनलाइन जांच कर रहे थे, तब उन्होंने एक चौंकाने वाली खोज की। माउंट यूनियन की वेबसाइट पर लॉगिन करने के लिए सिडनी की पहुंच क्रेडेंशियल रद्द कर दी गई थी। जब उसके पिता ने इस पर सवाल किया तो सिडनी ने जोर देकर कहा कि मामूली वेबसाइट एरर को छोड़कर कुछ भी गलत नहीं है जिसे वो ठीक कर लेगी। लेकिन स्टीव शंका में रहे और आगे ट्राई करते रहे। फिर भी कबूल करने को तैयार नहीं सिडनी ने टेंशन को कम करने के लिए कहानियां गढ़ना जारी रखा। लेकिन अब स्टीव ने सीधे कॉलेज मैनेजमेंट से बात की, जिससे उसे सिडनी की इनएक्टिव स्थिति की पुष्टि हो गई। और फाइनली अब सिडनी को एहसास हुआ कि उसके पास छिपने के लिए कोई जगह नहीं बची है और अब सच्चाई को उजागर करना ही होगा। जब अंततः सिडनी को अपने झूठ के बारे में सबूत के साथ सामना करना पड़ा तो वो टूट गई और उसने अपने पिता के सामने सब कुछ कबूल कर लिया। उसने क्लास में फेल होने की बात स्वीकार की और बताया कि कॉलेज ने उसे दिसंबर में ही सस्पेंड कर दिया था। स्टीव ने बताया कि सिडनी ने उच्च उपलब्धि प्राप्त करने वाले अपने दोस्तों की तुलना में शर्म महसूस की और निराशा व्यक्त की क्योंकि वो भविष्य के अपने कैरियर पथ की पहचान नहीं कर सकी, जिस पर स्टीव ने उसे आश्वस्त करते हुए कहा कि वो इस प्रॉब्लम को एक साथ सुलझा लेंगे और उसकी मां ब्रेंडा को बुलाने का सुझाव दिया, जो इस तरह की भावनात्मक स्थितियों में बेहतर थी। स्टीव से कॉल पर थोड़ी देर बात करने के बाद ब्रेंडा तुरंत अपना काम छोड़कर अपने घर आ गई। ब्रेंडा ने एक्रोन यूनिवर्सिटी से अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया था और अपने पूरे करियर में 28 वर्षों तक एक्रोन चिल्ड्रन हॉस्पिटल में हेमेटोलॉजी ऑन्कोलॉजी यूनिट में बाल जीवन स्पेशलिस्ट के रूप में काम किया। एक चाइल्ड लाइफ स्पेशलिस्ट के रूप में वो नियमित रूप से डरे हुए युवा रोगियों को सांत्वना देती थी और उसकी बेटी सिडनी को भी इसकी ज़रूरत थी। सिडनी के साथ ब्रेंडा का हमेशा एक प्यारा और करीबी रिश्ता था, लेकिन दुख की बात यह थी कि सिडनी की मदद करने का मौका मिलने से 1 घंटे के अंदर ही ब्रेंडा की किसी ने बहुत ही बेरहमी से हत्या कर दी। लगभग 12:45 पर ब्रेंडा ने माउंट यूनियन कॉलेज के ऑफिस में फ़ोन किया और ये जानने की कोशिश की कि उसकी संकटग्रस्त बेटी के साथ क्या हो रहा है। ये वो दुर्भाग्यपूर्ण कॉल थी जिसमें एक स्पष्ट हमले का ऑडियो रिकॉर्ड हुआ।
कॉलेज के एसोसिएट डीन ऑफ स्टूडेंट मिशेल गेफनी और डीन ऑफ स्टूडेंट जॉन फ्रेजियर से ब्रेंडा बात कर रही थी जब एक अकल्पनीय घटना घटी। उनकी बातचीत अभी अपने परिचय के साथ शुरू ही हुई थी कि अचानक फ़ोन से कई तेज़ तेज़ आवाज़ें और जोर की भयानक चीखें सुनाई दी। घबराए हुए गेफनी और फ्रेजियर चिल्लाए और ब्रेंडा को आवाज़ लगाई, लेकिन अचानक उनका कनेक्शन खराब हो गया। कई बार कॉल करने के बाद एक कम उम्र की महिला ने जवाब दिया और कहा कि वो ब्रेंडा पॉवेल ही बात कर रही है। कॉलेज अधिकारियों को तुरंत एहसास हुआ कि वास्तव में सिडनी उनके सामने अपनी मां की जगह बात कर रही थी। उस समय तक 50 वर्षीय ब्रेंडा कमरे से कुछ ही दूरी पर मृत पड़ी हुई थी। ब्रेंडा की ओर से कोई और प्रतिक्रिया नहीं मिलने पर कॉलेज अधिकारियों ने तुरंत पुलिस को उस घटना और उन परेशान करने वाली आवाज़ों के बारे में सूचित किया जो कि संभवतः किसी अपराध का संकेत दे रही थी। लगभग उसी समय दोपहर 12:51 पर सिडनी के पिता स्टीव को उनके एक डिटेक्टिव फ्रेंड का कॉल आया, जिसमें उन्हें सिडनी के घर के पते पर पुलिस दल भेजने के लिए सूचित किया गया था। स्टीव ने उत्सुकता से सिडनी और ब्रेंडा दोनों के नंबरों पर फ़ोन किया, लेकिन किसी ने जवाब नहीं दिया। जब वो अंततः अपने घर पहुंचा तो देखा कि सिडनी बहुत गुस्से में थी और उनके घर में तोड़फोड़ और उसकी मां पर हमला होने के बारे में चिल्ला रही थी। पॉवेल परिवार के उपनगरीय ओहायो घर में प्रवेश करने पर पुलिस अधिकारियों को एक डरावने मंजर का सामना करना पड़ा। उन्होंने देखा कि पीछे के एंट्री गेट पर जबरन प्रवेश के निशान मौजूद थे, लेकिन परेशान करने वाली बात ये थी कि बाहरी शीशे पर लगे खून के धब्बों से संकेत मिलता है कि घर के अंदर हुई हिंसा के बाद ये अंदर से ही टूट गया होगा। 19 वर्षीय सिडनी पॉवेल सामने के दरवाजे पर पुलिस से मिली और बुरी तरह रोते हुए बोली कि एक घुसपैठिया जबरदस्ती उनके घर में घुस आया और उसकी मां पर हमला कर दिया। लेकिन जब सिडनी वहां पहुंची तो घुसपैठिया वहां से भाग गया, लेकिन तब तक ब्रेंडा का बहुत खून बह चुका था, जिसके बाद वो अपनी मां ब्रेंडा की मदद के लिए चिल्लाती रही। इसके बाद जैसे ही पुलिस अधिकारियों ने घर के अंदर का सर्वे किया तो घर में हुई उस चौंकाने वाली हत्या का बहुत गहरा सच सामने आया। वहाँ की दीवारों पर खून लगा हुआ था, फर्नीचर उल्टा हुआ था और हिंसक मुठभेड़ के अन्य निशान ये संकेत देते हैं कि उस मास्टर बेडरूम में एक भयंकर टकराव हुआ होगा। वहीं पर पुलिस को 50 वर्षीय ब्रेंडा पॉवेल का खून से सना शव मिला। वो पीठ के बल मृत पड़ी हुई थी। उसके सिर और गर्दन के आसपास 2 दर्जन से अधिक चाकू के घाव थे। ब्रेंडा की लाश के आसपास बिखरे खून के वो निशान एक क्रूर लंबे समय तक किए गए हमले का संकेत देते हैं। उसके सिर के पास एक खून से सना लोहे का तवा पड़ा हुआ था। उसके शरीर से कुछ ही दूरी पर उनके किचन से आया एक बड़ा कसाई चाकू था, जिस पर भी खून लगा हुआ था। खून की हानि और चोट की सीमा से ये स्पष्ट हो गया कि यह तोड़फोड़ किसी अजनबी द्वारा नहीं किया गया था। यह घर में अपनी घनिष्ठ पहुंच और जानकारी रखने वाले किसी व्यक्ति द्वारा ब्रेंडा पॉवेल के खिलाफ गुस्से में किया गया एक भयानक काम था। वहां मौजूद लोगों ने बताया कि सिडनी में अलग अलग बड़बड़ाहट और बिहेवियर को चेंज होते हुए देखा गया। उसके हाथों पर चोटों के निशान पाए गए जो कि जानबूझकर खिड़की तोड़ने से हुए थे। कुछ ही घंटों में जांचकर्ताओं ने उसकी कहानियों के पीछे छिपे घृणित दोष को उजागर कर दिया, जिसके बाद सिडनी को गिरफ्तार कर लिया गया और उस पर अपनी ही मां की हत्या का आरोप लगाया गया। 7 सितंबर 2023 को बहुत इंतजार के बाद सिडनी का हत्या मुकदमा शुरू हुआ। भयावह हमले के पीछे की परिस्थितियों का विश्लेषण करने के लिए जांचकर्ताओं ने 2 सप्ताह से अधिक समय तक अदालत कक्ष को खचाखच भरा रखा। सिडनी को 3 आरोपों का सामना करना पड़ा। उसकी मां ब्रेंडा पॉवेल की जानबूझकर हत्या, गंभीर मामले के कारण ब्रेंडा की मौत और दृश्य का मंचन करके सबूतों के साथ छेड़छाड़ करना। उसने अदालत में अपने पागलपन के कारण निर्दोष होने की दलील की। सिडनी की टीम ने 3 विशेषज्ञ फोरेंसिक मनोचिकित्सक गवाहों को ये तर्क देने के लिए बुलाया कि वो तीव्र सिजोफ्रेनिया से पीड़ित थी, जिससे वो इस बात से अनजान थी कि ब्रेंडा की हत्या करना नैतिक रूप से गलत या आपराधिक है। उन्होंने गवाही दी कि सिडनी को अपनी मां के साथ बैठने और बेसमेंट या टेरेस पर घूमने की केवल कुछ छोटी झलकियां ही याद है। अपने हाथों में हथकड़ी लगने के बारे में भी उसे कुछ याद नहीं था। वो खुद के पुलिस स्टेशन पहुंचने से भी हैरान थी। उन्होंने सबूत के तौर पर सिडनी में मोटिव की कमी और अस्वाभाविक विस्फोट हिंसा की ओर भी इशारा किया कि सिडनी की मनोविकृति ने इस क्रूर हमले को प्रेरित किया, जबकि पहले उसमें ऐसी कोई भी समस्या नहीं थी। सिडनी की एक फ्रेंड ने गवाही दी और कहा कि सिडनी ने पिछले हफ्तों में सामान्य व्यवहार किया, तो ये पर्सनालिटी डिसऑर्डर बीमारी की अचानक शुरुआत कैसे हुई। 11 कठिन दिनों तक कानूनी टीमों के तर्कों, सबूतों और सिद्धांतों का विश्लेषण करने के बाद जूरी ने अंततः अभियोजकों का पक्ष लिया।
सिडनी ने तर्कसंगत स्पष्टीकरण से बचते हुए जानबूझकर हत्या की। उसने कॉलेज में महीनों तक उसकी विस्तृत चालों के बारे में गवाही दी, जो कई बार परिणामों के बारे में सोचने में सिडनी की विफलता को दर्शाती है, जो अन्य लोगों की तुलना में अतार्किक भावनाओं से अधिक प्रभावित होती है। लेकिन वास्तविक हिंसक हत्या के संबंध में जूरी सदस्यों ने सिडनी के उद्देश्यपूर्ण कार्यों से पहले, दौरान और तत्काल बाद के गवाहों को कानूनी रूप से दोषी पागलपन की दलील देते हुए महसूस किया। 20 सितंबर 2023 को सिडनी को अपनी ही मां की बेरहम हत्या सहित सभी आरोपों का दोषी पाया गया। हत्या के लिए आजीवन कारावास की सजा को देखते हुए 8 दिन बाद सिडनी की अंतिम दोष सिद्धि की सुनवाई मुख्य रूप से इस बात पर केंद्रित थी कि क्या अन्य आरोपों के लिए दी गई अवधि एक साथ चलेगी या उसकी कैद को आगे बढ़ाया जाएगा। उसके वकील ने आंसुओं के माध्यम से सिडनी के लगातार पश्चाताप और जेल से व्यापक चिकित्सा में शामिल मानसिक पुनर्वास को दोहराया। उसके पिता स्टीव ने दया और माफ़ी का अनुरोध किया, हालांकि लंबे मुकदमे में थोड़ी अनिश्चितता रह गई। ब्रेंडा को अत्यधिक पीड़ा झेलनी पड़ी। जिस युवा महिला से वो सबसे ज़्यादा प्यार करती थी, उसके दर्जनों बार हमले और प्रहारों से वो धीरे धीरे और दर्द से मर गई। उस वास्तविकता को एड्रेस करते हुए न्यायाधीश ने फैसला सुनाया कि सिडनी को सभी मामलों में पेरोल पात्रता से पहले कम से कम 15 साल सलाखों के पीछे बिताना होगा। इसी के साथ ये कहानी यहीं ख़त्म होती है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो कृपया वीडियो को लाइक करें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।